50 के पीछे एक मिल रहा है तो मुझे 100 को मिलना पड़ेगा। 2% कन्वर्शन तो 2 लोग मिलेंगे, फिर 500 लोगों को मिलूंगा मैं, 8-10 मिल जाएंगे। वैसे करते करते मैंने 2002 टू 2008 तक जीएफसी क्राइसिस तक ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार लोगों को मैं मिल चुका हूँगा। तब भी मैं कभी सेलिंग पर फोकस नहीं करता था कि सिर्फ जाके लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको अच्छा लगा तो लेगा। 2 या 3 बार फॉलो करता था कि जो भी प्रोडक्ट को फोर्स करता था ना कोई भी मैनेजर या ये, वो प्रोडक्ट मैं कभी नहीं बेचता। क्लाइंट जो मांगता है ना वो मैं कभी नहीं देता। तो कोई भी प्रोडक्ट में वही होता है कि, और मैंने वही किया कि जो नहीं चल रहा है उस पर फोकस किया तो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन भी कम रहे, इसलिए रिटर्न भी अच्छे बन गए। आज मेरे पास ऑलमोस्ट 70 से 80 लोग हैं जिनका महीने का ऐसा है कि 1 लाख से ऊपर है। 1 करोड़ के ऊपर का पोर्टफोलियो वाले ऑलमोस्ट 170 समथिंग क्लाइंट है। 29 में 1000 करोड़ एंड 10 ईयर्स में 2035 में 6000 करोड़। और विदाउट टीम, विदाउट मार्केटिंग, सिर्फ क्लाइंट के भरोसे पर मुझे करना है। ये भी और एक मिथ है कि हम नहीं मिलेंगे तो वो क्लाइंट टूट जाएगा। 70% में से ऑलमोस्ट 99% क्लाइंट ने ना मुझे देखा है ना मैंने उनको देखा है। आज वर्ल्ड वाइड 12 से 15 कंट्रीज में मेरे क्लाइंट है। मेरा सेल्स स्ट्रेटेजी ऐसा है, 2 घंटे कॉल चलता है मेरा, चाहे फिजिकल मिले या फिर फोन पर। फोन 2 आवर्स तक, एक फोन कॉल तक चलता है। आपको पैसे अमीर बनना है, आपको करोड़पति बनना है, आपके बच्चों का एजुकेशन आपको करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। मैं सिर्फ मार दाता हूँ। पूरा दिन होता है किसी फैमिली में कि बच्चों को पढ़ा लिखाया, पूरा पढ़ा लिखाया, बच्चे अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे बच्चे पेरेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं। उन पेरेंट को उनके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। पूरा पैसा बच्चों के एजुकेशन पर डाल दिया, खुद के रिटायरमेंट का सोचा ही नहीं। और इस इंडस्ट्री में जो भी नए एमएफडी है या पुराने एमएफडी है, उनने तो सपने ऐसे देखने चाहिए कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में मेरा एम डबल होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो गलती आपकी है, इंडस्ट्री की नहीं है और लोगों की भी नहीं है। आप काम नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका एम 3 से 4 साल में डबल नहीं हो रहा है। स्वागत है आपका बिलियनर कोड सीरीज पावर्ड बाय निर्मल बंग में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सचमुच में अद्भुत है। इमेजिन करिए किसी लड़के का बचपन जो स्लम की गलियों में बड़ा हुआ है, बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, बिना किसी अच्छी इंग्लिश के, बिना अच्छी मैथ्स के फाइनेंशियल वर्ल्ड में आना और अपने हार्ड वर्किंग और डिटर्मिनेशन से 0 से 500 करोड़ का एम इकट्ठा करना सचमुच में किसी बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी लगती है। मिलते हैं रामकृष्ण जी गायकवाड़ से और जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी, 0 से मिलियनर बनने का सफर। स्वागत है गायकवाड़ जी आपका बिलियनर कोड सीरीज में। नमस्कार। मतलब मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करें। स्लम से आप 500 करोड़ की जर्नी, मुझे नहीं लगता इतना फास्ट हम इतने कम टाइम में आप पूरा बता पाएंगे, बट एक स्टार्ट तो करते हैं। ब्रीफ में आप जरा बताइए कैसे ये आप स्लम से एमएफडी बनने का सफ़र, फिर एमएफडी में 500 करोड़ का सफ़र कैसे किया आपने? ये एक्चुअल अगर मतलब स्टार्ट करो तो ये स्टार्टिंग हो जाती है 1972 के अकल से, जब मराठवाड़ा में लातूर, उस्मानाबाद, उधर जब सबसे बड़ा डॉट आया था या अकल पड़ा था, तब मेरे मम्मी पापा गांव छोड़ के पूना में आए थे पेट भरने के लिए। तब हम पैदा भी नहीं हुए थे और तब मम्मी पापा सोते थे प्लेटफॉर्म पर। घर ही नहीं था, कोई घर ही नहीं था। प्लेटफॉर्म पर रात को सोते थे, दिन भर काम, मजदूरी, जो भी मिलेगा काम वही। और क्योंकि दोनों अनपढ़ थे, मतलब पढ़े लिखे कुछ भी नहीं थे, तो प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया। फिर उसी प्लेटफॉर्म के बाजू में एक स्लम बना, एक छोटी बस्ती बनी, फिर वहाँ पर रहना स्टार्ट हुआ और बाद में हमारा जन्म हुआ। मेरे जन्म की स्टोरी तो मतलब जो पत्रिका भविष्य बोलते हैं वैसे तो मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कि मैं कब पैदा हुआ था। माँ बोलती है तो जब पैदा हुआ था तब बारिश का टाइम था और अच्छा महीना था, मतलब सावन होगा मे बी, लेकिन मेरी जन्म तारीख है 2 मार्च, जो कि पूरी धूप में आती है। तो वो तो कुछ नहीं था। और लेकिन एक याद है कि जैसे मम्मी मुझे या आई मुझे जो बोलती है कि जब मैं पैदा हुआ था तब बारिश में वो जो झोपड़ी थी हमारी, वो पूरी बरसात का पानी अंदर आता था। तब जब ज़मीन भीग जाती थी तब
सोने का प्लान ऐसा था कि नीचे प्लास्टिक का पेपर डालते थे, वो भीगे हुए ज़मीन पर, उस पर फिर जो भी गोदड़ी बोलते हैं मराठी में, तो वो डाल के उस पर हम सोते थे, क्योंकि दीवारें तो थी नहीं जी। तो पुरानी छोटी झोपड़ी थी, और वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो वो एक्चुअल स्लम, और स्लम में मैं रहा मेरा एमए इकोनॉमिक्स होने तक, मतलब पूरी पढ़ाई 1977 में मैं पैदा हुआ था, वहाँ से 2004 तक हम उसी स्लम में रहे थे, मतलब एमएफडी बनने से पहले तक। तो लेकिन मतलब जैसे स्लम का जो माहौल होता है उसमें आप एमए करना, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कैसे इंस्पायर किसने किया पढ़ाई के लिए, कौन फाइनेंस किया, वो कैसे हुआ? सबसे बड़ा लॉस मेरा 1 अप्रैल को जब पापा गुजर गए, वो सबसे बड़ा लॉस था। मेरे हाथ में फर्स्ट टाइम आंसू आए थे। वो दोनों अनपढ़ थे, बाकी उनके जो मेरे चाचा वगैरह थे या आंटी थी वो पढ़े थे, और मेरे पापा मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी पालने का काम करते थे गांव में। तो तब उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, कुछ भी नहीं थी, मम्मी ने भी कुछ नहीं की थी। तो उनका एक सपना था कि हमें पढ़ने को नहीं मिला या हम पढ़े नहीं, हमारा एक भी बेटा अनपढ़ ना रहे। बहुत बढ़िया। तो मम्मी का वो ड्रीम था कि इनको तो पढ़ना ही है। तो हम 4 भाई और एक बहन, उसमें सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई थी, सबसे ज़्यादा मार, क्योंकि रात को माँ वो चूल्हे के सामने एक उलटना बोलते हैं वो अपना, या बेलन, वो लेके बैठती थी और हमें सामने बैठना पड़ता था। अभी उसको पता नहीं था कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसको ये पता था कि कुछ तो नोटबुक लेके ये लिख रहा है, मतलब स्टडी कर रहा है। और वो नहीं करते तो फिर वहाँ से जो भी उठा के मार, मुझे तो बैठता ही था। अल्टरनेट डे मैंने मार खाया है, और वो बड़ा इंस्पिरेशन था। लेकिन वही आपने जो बोला कि स्लम में जो आदतें या जो फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें मैं भी बह गया था। ओके। छोटी छोटी चोरी करना, पत्ते खेलना, फिर वो अलग अलग टाइप के जुगाड़ थे वो खेलना, वो सब किया था मैंने। लेकिन 9th में जब मैं फेल हुआ था, 9 में चीट करते समय प्रिंसिपल ने कैच किया और मुझे फेल कर दिया। वो फेल होने के बाद एक दिन मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो माँ ने एक ही वर्ड बोला था कि राम, आज तो अगर स्कूल नहीं गया तो ज़िंदगी में तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुझे जो करना है उसके लिए तू फ्री है। अगर आज स्कूल नहीं गया तो, और स्कूल गया तो ठीक है, और नहीं गया तो भी तुझे ना मैं मारूंगी ना तुझे कोई कुछ बोलेगा, तू फ्री रहेगा तुझे जो चाहिए वो करने के लिए। फिर उस दिन मैंने 11:30 बजे सोचा कि माँ ने ऐसा क्यों बोला होगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन का एंड था जी। मतलब टॉप था, वो हिमालय का वो जो पीक था कि फ्रस्ट्रेशन अभी कुछ सुन के तो नहीं हो रहा है। तो उस दिन हमारी स्कूल स्टार्ट हो जाती थी 12:20 को, और पता था कि लेट स्कूल में गए तो फटके बैठने वाले टीचर के, बड़ा डस्टर, एक इतना बड़ा वो स्टिक होता था, तो दोनों हाथ पर मार के फिर अंदर छोड़ देते लेट होने के बाद। फिर भी मैं घर से 12:30 बजे निकला था, क्योंकि वो दिन अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो मेरा एजुकेशन नहीं हुआ होता। लेकिन वो समझ में आया उसी दिन, मैंने अलग एंगल से लिया कि माँ ने ऐसा क्यों बोला होगा, कुछ तो होगा। फिर मैं स्कूल में गया, अगर वो दिन नहीं जाता तो मैं पढ़ाई नहीं करता। लेकिन उस दिन के बाद एमए इकोनॉमिक्स होने तक मैंने कभी फिर अलग कुछ नहीं किया। वो जो फ्रेंड थे या संगत थी, वो एनवायरनमेंट से मैं बाहर निकल गया। मतलब तो टर्निंग पॉइंट था आपका वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 9-10 में मैं किसी भी फ्रेंड के घर जाके रुकता था या कॉलेज में स्कूल में ही खेलता था। पुणे में भी जब मैं मॉडर्न में इकोनॉमिक्स में बीए करने गया, सुबह 6:20 को घर छोड़ता था और रात को 5 बजे आता था घर से, जो कि कॉलेज ख़त्म होता था 12:30 बजे। तो उसके बाद 9 के बाद वो कनेक्ट ही मैंने तोड़ दिया कि जो संगत थी या सराउंडिंग थी, क्योंकि मैं तो एरिया नहीं बदल सकता था, क्योंकि रहना तो उधर ही है। तो अपने हाथ में क्या था या मेरे हाथ में क्या था कि जो बुरे दोस्त या आदतें हैं उनसे दूर रहना, और वही मैंने किया और एजुकेशन कंप्लीट किया। तो आपके जैसे एमए करने का था, अब तो उसका ऑब्जेक्ट क्या था, मतलब पढ़ाई करके आगे क्या सोचा था आपने? एक्चुअल कुछ भी नहीं सोचा था, सिर्फ पढ़ाई करनी है। और जैसे इन 10 जब मैंने फर्स्ट काम किया था, वो गन्ने के जूस जो मिलता है वहाँ पर वो ग्लास धोने का, 9th में था, तब 8 रुपीज़ डेली पैसा मिलता था। छोटू बन के।
10th में था तब और कहीं काम, फिर 12th में था तब मेरे पापा जिस कंपनी में थे वहीं पर मैं लेबरर बन के गया था। वो जॉब्स जो थे, जॉब अपने टाटा मोटर्स के, वो उठा के टेम्पो में भरने का, तो उसका कैलकुलेशन था 18 रुपीज़ फॉर पर टन, मतलब 1000 किलो उठाने के बाद 18 रुपीज़ मिलता था। लेकिन तब भी मैं टारगेट रखता था कि 10 टन जब तक नहीं होता तब तक घर नहीं जाने का। तो 180 रुपये दिन के 180। और वो दूसरा एक टर्निंग पॉइंट था। जिस हफ्ते मेरे पापा से मेरे पैसे ज़्यादा आए, उस दिन मम्मी ने पापा को बोला कि इसका काम बंद, क्योंकि अगर इसको आदत लग गई पैसे की तो ये आगे पढ़ाई नहीं करेगा। और तब मैं 12th में था। फिर ग्रेजुएशन में भी डोर टू डोर मार्केटिंग किया, तो वो करते करते गया और सिर्फ पढ़ाई करनी इतना ही पता था, क्या होना है वो पता नहीं था। मैं भी लेक्चरर, प्रोफेसर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई बन जाऊंगा इतना था, लेकिन दिमाग ही उतना नहीं था। क्योंकि मैंने यूपीएससी एक बार ट्राई किया, एमपीएससी एक बार ट्राई किया, सेट नेट एक बार ट्राई किया। वो क्वेश्चन देख के पता चला कि अपनी लेवल इसके लायक नहीं है जी। वो उसके पीछे लग के लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि पता है ना कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। नहीं, पता नहीं, डेस्टिनी बहुत आपके लिए अच्छा लिखा हुआ था शायद, ये आप सोचिए। तो आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, तो एमएफडी का कहाँ से ख्याल आया? एमएफडी का ख्याल ये आया कि जब एमए इकोनॉमिक्स के अपने एग्ज़ाम हुए, तो उसके बाद जो 2 महीने की छुट्टी होती है, तो एक फ्रेंड ने मेरे, प्रवीण पॉल नाम है, वो भी अभी बैंकिंग में ही है, तो उसने मुझे बोला कि चल हम दोनों जाते हैं क्रेडिट कार्ड बेचने के काम पर। ICICI का क्रेडिट कार्ड का एक BSA था, तो वहाँ पर 2800 रुपये पगार था मुझे, उसको तो मुझसे भी कम था, और 5 कार्ड का टारगेट होता था दिन का। वो कार्ड बेचने के पेट्रोल पंप पर ऑफिस टू ऑफिस जाके और कहीं पर भी जाके, मतलब ऑफिस, शॉप्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिस, तो वहाँ जाके वो बेचने का काम था। तो 2 महीने में वो काम किया मैंने। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी में सीडैक इंस्टीट्यूट था, वहाँ के एक इंजीनियर ने मुझे बोला कि मेरी बेटी के लिए मुझे कुछ ऐसे प्रूडेंशियल के प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना है और उसका इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। उसको लगा मैं बैंक एम्प्लॉई हूँ। ओके। मैंने बोला ठीक है सर, मैं कल ला के देता हूँ, आपको बता देता हूँ। अभी उस दिन अगर मैं सिर्फ वो क्रेडिट कार्ड का काम करके उसके पास नहीं जाता तो इस फील्ड में मैं नहीं जाता। फिर मैं आया और बस में आते समय मैंने सोचा कि अरे ये आदमी ये प्रोडक्ट मांग रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट में कुछ तो होगा जो सामने से मांग रहा है। हाँ, मतलब अभी तक तो आप सेल कर रहे थे, कोई मांग रहा है सामने से। हाँ। तो मैंने iPro का ऑफिस ढूंढा, वहाँ जाके वो ब्रोशर लिए और फिर उसको नेक्स्ट डे जाके दिए, और आते समय फिर सोचा कि इसमें कुछ तो है। फिर मैंने दोबारा उस ऑफिस में गया और उनको बोला कि ये बेचने के लिए क्या करना पड़ता है। फिर उन्होंने बोला वो एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम होने के बाद आप सेल कर सकते ये हो। कौन से साल की बात है? 2002। ओके। सितंबर 2002। तो अक्टूबर में मैंने वो IRD के एग्ज़ाम के लिए बैठ गया। IRD इंश्योरेंस का था ये? हाँ, पहले वो उसने मांगा म्यूचुअल फंड, ओके। लेकिन वो म्यूचुअल फंड वाले बोले कि अभी एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है iPro वाले उस ऑफिस में जाने के बाद। फिर मैं iPro इंश्योरेंस के ऑफिस में गया। ओके। तो तब नया नया आया था इंश्योरेंस। हाँ, बिल्कुल। तो पहले इंश्योरेंस से स्टार्ट हुआ। 12 दिसंबर 2002 को मेरा IRD का लाइसेंस आया और म्यूचुअल फंड का आया मई 2004 में। ओके। तो उसके बाद जो इंश्योरेंस का एजेंसी लिया, उसके बाद मैंने फिर करियर के लिए यही तो आपने वो नौकरी छोड़ दिया क्रेडिट कार्ड वाले जहाँ पे DSA के पास से? वो तो रिजल्ट तक था। हाँ। लेकिन उसने भी मुझे ऑफर दिया था कि तू DSA खुद का चालू कर, लेकिन वो करता तो आज इधर नहीं होता। तो फिर बाद में आपने जैसे बन गया, आप लाइसेंस ले लिया, फिर स्टार्ट कैसे किया बेचना, किसको चालू किया? मतलब वो आपका क्रेडिट कार्ड का जो सेल्स का जो एक्सपीरियंस था वो काम आ रहा था, या क्योंकि आपके तो स्लम में तो आपके चारों तरफ सराउंडिंग तो ऐसे वेल्दी लोग नहीं थे, तो डिफिकल्ट इनिशियल स्टेज पे बहुत दिक्कत आई होगी। कैसे मतलब आपने क्लाइंट्स कैसे सर्च किए और किस तरह से मतलब आपने अपने आप को एस्टेब्लिश किया? ये एक्चुअल सारे IFA या जो भी न्यू कमर, या मतलब ये रियल एक्सपीरियंस है कि मैंने जो कस्टमर लिए वो तब येलो पेजेस डायरेक्टरी आता था। जी हाँ, बिल्कुल। उससे फ़ोन मैं करता था दिन में कम से कम 50 से 60। मतलब कोल्ड कॉल? 100% कोल्ड कॉल। मेरा पूरा बिजनेस 100% कोल्ड कॉल से तो कैसे अल्फाबेटिकली देखते थे या रैंडमली कोई भी नंबर उठाया? एक अमीर लोग जो इस एरिया में रहते हैं, जैसे कोतरू है, प्रभात रोड है, पुणे में, डेक्कन है, तो वहाँ के अमीर, या फिर फैक्ट्री के ओनर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी उसके ओनर, तो वहाँ से वो डेटा निकाल के उनको कॉल,
और या सेकंड, एक तो ये येलो पेजेस, दूसरा स्टॉल एक्टिविटी, थर्ड आईटी कंपनी जितनी भी है उनके बाहर जो स्मोकिंग के लिए बच्चे आते थे दोपहर को लंच के बाद, वहां पर मैं गेट पर 1 पेजर बांटते खड़ा रहता था, एटीएम के बाहर, पेट्रोल पंप के बाहर, ये पेंशन प्लान, ये म्यूचुअल फंड का एनएफओ, ये आईपीओ। ये तो इनिशियल में तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि पहले दिन ही आपके कस्टमर, तो ये कितना पीरियड लंबा चला जो स्ट्रगल का, मतलब ये बांटने से लेके कन्वर्शन होने तक का? ऑलमोस्ट 2 साल तो लग गए थे। मतलब यानी कि 2 साल की कड़ी तपस्या के बाद में आपको लगा कि अब हो रहा है। 5,000 इनकम आया था 2002 से करियर स्टार्ट, तो 5,000 इनकम आने में 2006 आया था, 2005, 3 साल लगे थे 5,000। 2 साल तक आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? क्योंकि एवरीडे जाना, वही पेपर बांटना, उन्हीं लोगों से रोज रोज करना, रोज उठा के 50 फोन करना, मतलब बहुत डिफिकल्ट है कि ये सेम लेवल पे आप एंथ्यू बना रहे। तो क्या किया, मतलब कैसे अपने आप को आपने? ये मुझे मतलब एक बचपन से नेचर या वो माँ से मेरे पास आया है कि जिद, मैं बहुत जिद्दी हूँ। जो भी मतलब फाइनल करता हूँ ना, फिर कितना भी हारो, कितना भी कुछ हो जाए, मैं उसको छोड़ता नहीं। ये जिद के कारण ही हुआ। जितने लोग ना बोलते थे, मैं डबल काम करता था, और ना बोले और डबल। मुझे एक प्रिंसिपल पता चला था, 50 लोगों को फोन कॉल करने के बाद 10 लोग हाँ बोलते थे मिलने के लिए, उसमें से 5 मिलते थे और एक आदमी वो प्रोडक्ट या पॉलिसी या इंश्योरेंस लेता था। फिर मैंने बोला 50 के पीछे एक मिल रहा है तो मुझे 100 को मिलना पड़ेगा। 2% कन्वर्शन तो 2 लोग मिलेंगे, फिर 500 लोगों को मिलूंगा मैं, फिर 8-10 मिल जाएंगे। वैसे करते करते मैंने 2002 टू 2008 तक, जीएफसी क्राइसिस तक, ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार लोगों को मैं मिल चुका हूँगा। सिर्फ जाके मिलना है, मिलना है, मिलना है, चाहे वो ले या ना ले। आज भी मैं, तब भी मैं कभी सेलिंग पर फोकस नहीं करता था कि सिर्फ जाके लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको अच्छा लगा तो लेगा। 2 या 3 बार फॉलोअप करता था, उसके बाद छोड़ देता था। आज भी मैंने पिछले 10 साल में कभी किसी इन्वेस्टर को पैसा देने के लिए फ़ोन नहीं किया। तो क्या बात करते थे? क्योंकि आपका बैकग्राउंड में ऐसा कुछ था नहीं कि जो आपको कोई सेल्स पिच सिखाए। इंग्लिश आप में हाथ तंग था, मैथ्स में हाथ तंग था, तो कैसे मतलब एकदम अननोन लोगों से क्या बात करते थे कि वो आपको सुनने के लिए मतलब तैयार हो जाते थे? जो कि आज जो क्लाइंट मुझे बोलते हैं ना कि तू जब बात करता है ना, दिल से बात करता है, और तेरी आंखों में वो ट्रस्ट, इंटीग्रिटी दिख जाती थी। हमें पता भी था कि तू जो बोल रहा है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन तू झूठ नहीं बोल रहा है। ऑनेस्टी या जो मतलब प्रामाणिकता जिसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी की, वो दिखती थी, और उसके कारण क्लाइंट भरोसा रखता था। वो क्लाइंट प्रोडक्ट के कारण मुझे कोई ज़्यादा नहीं मिले, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे ही वो 1 पेजर पढ़ना नहीं आता था। इंग्लिश तो आज भी 5 वर्ड में मतलब 5 सेंटेंस भी नहीं बोल सकता, लेकिन वो जो भरोसा और इमोशन और वो जो कंटेंट या कॉन्टेंट जो बोलते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपके अच्छे के लिए मैं सोच रहा हूँ, आपके बच्चों के अच्छे के लिए मैं सोच रहा हूँ, आपके रिटायरमेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ। चाहे फिर आप करो ना करो, मुझे दूसरा घर ढूंढना ही है, तीसरी फैमिली ढूंढनी है, चौथी ढूंढनी है। मैं सिर्फ आपको बताने आया हूँ। चाहे आप जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगे ले लो, नहीं लिया तो भी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसलिए आज भी मैं दिन में ऐसा एक भी महीना नहीं होता, आज भी 20 से कम क्लाइंट आए हैं नए। तो लेकिन ये जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन वगैरह, वो कहाँ से, मतलब वो कौन आपको सिखाता था या आप कहाँ से सीखते थे? जनरली उसका मैंने ये देखा था कि जो भी प्रोडक्ट को फोर्स करता था ना कोई भी मैनेजर या ये, वो प्रोडक्ट मैं कभी नहीं बेचता था। तो एलिमिनेशन राउंड खेलते थे, जो बोला वो तो बेचना ही नहीं है। इवन ऐसा भी है कि मेरे क्लाइंट 2-3 क्लाइंट टूट भी गए कि राम के पास जाने के बाद वो चॉइस नहीं रहती। क्लाइंट जो मांगता है ना, वो मैं कभी नहीं देता, क्योंकि आप अगर मुझे एक फंड बोल रहे हो कि मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना है, 101% वो फंड का लास्ट ईयर का रिटर्न सबसे अच्छा होगा। बिल्कुल। सबसे बॉटम वाला फंड जिंदगी में कोई मुझे नहीं मांगेगा। हाँ, मतलब चेस उसी को करेंगे जो जीत रहा है, दिख रहा है वही। और आपके दिमाग में वो बायसेस है, वो क्लाइंट के दिमाग में वो बायसेस है कि ये फंड अच्छा करेगा, इसलिए वो मांग रहा है। वो बायसेस पहले ब्रेक करने आने चाहिए। और हम क्या, जब जनरल डरता क्यों है आदमी कि नहीं देंगे तो वो कहीं और से लेगा। बिल्कुल ठीक है ना, ले लिया तो ले लिया, लेकिन अपना ट्रस्ट, अपना जो फिलोसॉफी है उस पर स्टिक रहे तो अच्छा है। वरना क्लाइंट की अगर सुनते हैं हम या मैं सुनूंगा तो
अभी सब चांदी मांग रहे हैं या गोल्ड मांग रहे हैं, अगर वो बेचेंगे तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगले साल भी मुझे 50-100% रिटर्न आए। तो कोई भी प्रोडक्ट में वही होता है कि, और मैंने वही किया कि जो नहीं चल रहा है उस पर फोकस किया, तो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन भी कम रहे, इसलिए रिटर्न भी अच्छे बन गए होंगे। और प्रोडक्ट तो आज भी मैं रिसर्च नहीं करता, क्योंकि रिसर्च पर मेरा खुद का भरोसा नहीं है। अगर वो प्रमोटर, उसका टीम, प्रोसेस अगर है, आज मैं अगर मान लो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और एक प्रोडक्ट का मैंने आज रिसर्च किया, एक फंड का, वो रिसर्च तो मैं आज के पोर्टफोलियो पर कर रहा हूँ जी। 3 महीने बाद वो पोर्टफोलियो चेंज हुआ, तो क्या मैं वो क्लाइंट से पूरा पैसा रिडीम करने वाला हूँ क्या? वो स्कीम तो मैंने उसके रिटायरमेंट के लिए दी है ना, बच्चों के एजुकेशन के लिए दी है। 3 महीना तो बहुत छोटा पीरियड हो गया, लेकिन जैसे 2-3 साल बाद में फंड मैनेजर चेंज हो जाते हैं, प्लस वो लोग आइडियोलॉजी चेंज जाती है, तो आपको उसको तो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी जैसे हम पुराने कोई भी फंड देखें ना, 20-25 साल वाले, हर एक फंड के 3 से 4 साल सबसे गंदे गए हैं, फिर भी उनके रिटर्न आज 15-18% है। SIP के रिटर्न 10,000 के SIP 3-4 करोड़ है। अगर वो 3-4 साल बुरे हैं, इसलिए वो फंड को हमने निकाल लिया और किसी और फंड में चेस करने गए, तो आज वो 3-4 करोड़ होते ही नहीं ना। राइट। हाँ, मतलब लॉन्गर हैराइजन लाइक 25 साल का है, तो उसमें तो फिर हार्डली कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, और आपने वो राइस प्लेट जैसा अगर कोई मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप दिया, कितना वेरिएशन आएगा टॉप के और बॉटम के फंड में। आई एग्री, सही है। तो वो चर्न क्यों करना है? और उसका वो हम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है कि वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो बोलते हैं ना, वो निकल जाता है। राइट। तो इसलिए अगर बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, अगर कोई भी फंड दिए ना अच्छे, तो बॉटम का फंड और टॉप का फंड ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। और क्लाइंट का अगर एक्सपेक्टेशन 12% है ना, 12-13%, तो फालतू फंड भी उतना रिटर्न देता है। तो आप जैसे आपका बैकग्राउंड आप बोल रहे हो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं आप, और मतलब पढ़ाई में भी इतना नहीं और सब, तो जब आप बड़े लोगों से मिलते हैं, वेल्दी लोगों से, तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट, आपको पता चलता है कि तो कैसे उनको हैंडल करते हो, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब जनरली बड़े लोगों से या किसी को भी मैं मिलता हूँ ना, तो मैंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, फिनिक्स बरारी स्लम टू मिलेनियर। वो इसलिए लिखा है कि मैं क्या था। मैंने आज तक कभी किसी क्लाइंट को बड़ा पोर्टफोलियो एनालिसिस, रिपोर्ट या कुछ स्टाइल में जाके कुछ बोल दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 99%, 95% टी-शर्ट जीन्स पर रहता हूँ। हर एक को जाने के बाद पहले बोलता हूँ कि मैं स्लम से आया हूँ, स्लम में रहता था, ऐसा ये है, अंग्रेजी नहीं आती। तो पहले मैं अपने बारे में जो रियलिटी थी वो बेचता हूँ। मैं पहले खुद को बेचता हूँ और फिर सामने वाला पर है कि मुझे ट्रस्ट करे या ना करे। मैं अपने जितने भी पॉडकास्ट है या जितने भी इंटरव्यू है, वो पहले किसी भी क्लाइंट को फर्स्ट डे भेज देता हूँ। अगर फ़ोन आया किसी का कि मुझे कुछ करना है, तो पहले वो पॉडकास्ट और वीडियोस भेज देता हूँ, उसको बुक का लिंक भेज देता हूँ कि ये देखो, ये पढ़ो, फिर सोचो समझो, और फिर ट्रस्ट आया तो स्टार्ट करो। मेरे इन्फ्लुएंस के अंडर आप इमीडिएट स्टार्ट मत करो। तो ये जो वेल्दी लोग हैं, वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं आपको? मतलब उनको लगता है कि भाई ये स्लम से है तो इनको नॉलेज होगा, ये पढ़े लिखे हैं नहीं, कैसे, मतलब मेरा इतने गाड़ी कमाई है, कैसे मैं इनको सौंप दूं? तो ऐसा उनको ख्याल आता है? कैसे ट्रीट नहीं आता, अभी तक तो नहीं आया। ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 1 लाख के ऊपर महीने का SIP करने वाले आज मेरे पास ऑलमोस्ट 70 से 80 लोग हैं जिनका महीने का SIP 1 लाख से ऊपर है। 1 करोड़ के ऊपर का पोर्टफोलियो वाले ऑलमोस्ट 170 समथिंग क्लाइंट है। ओके। हाईएस्ट क्लाइंट है 50 करोड़ वाला, सिंगल रिटेल क्लाइंट, जो 20 साल से 2004 से स्टार्ट हुआ था। तो जितने भी बड़े क्लाइंट है, एक नेचुरल या मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो भी बड़ा आदमी है ना, उसने वो देखा है कि अगर छोटा आदमी, क्योंकि वो भी कभी छोटा था, तो उसने वो देखा है, तो उनको दिखता है कि अरे ये बच्चा या ये राम अगर यहाँ से यहाँ आया है, मतलब गलत कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। और 20 साल अगर चला है ये, तो ये गलत नहीं करेगा। वो ट्रस्ट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो लोग ट्रस्ट ही देते हैं। और RJF के सारे जितने भी क्लाइंट हैं, उन्हीं के कारण मैं बना हूँ, क्योंकि आप जैसे क्लाइंट हो तो आप आपके फ्रेंड को बोलते हो, और आज ऐसा ही मेरा मार्केटिंग हो रहा है कि एक बार तू राम को मिल। ओके। वो लैपटॉप लेके नहीं आएगा, उसके पास अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा,
लेकिन वो आदमी को तो एक बार मिल, इतना ही बोलते हैं। तो कितने सारे मिथ तोड़े, टी शर्ट में मीटिंग कर रहे हो, बिना लैपटॉप मीटिंग कर रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये इतना सारी चीज़ों के बावजूद भी आपको एक ख्याल था कि आप 500 करोड़ तक पहुंचेंगे, ये कुछ ऐसा एम था? एम तो नहीं था जिंदगी में। 2007-8 में तो ऐसा लगा था कि, क्योंकि 2014 में तो मेरा एम था 20 करोड़, एग्जैक्टली 10 साल, मतलब 20 साल के जर्नी में 2004 टू 2014 1 करोड़ से 20 करोड़, और 2014 टू 2025 20 करोड़ से 500 करोड़। बिल्कुल। तब हम सोचते थे कि 100 करोड़ हुआ ना, सबसे मैं रिचेस्ट पर्सन बन जाऊंगा। 100 करोड़ ये मतलब अपनी जिंदगी सेट। अभी 500 करोड़ पे भी रुकना नहीं, अभी आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अभी 29 में 1000 करोड़, एंड 10 ईयर्स में 2035 में 6000 करोड़, और विदाउट टीम, विदाउट मार्केटिंग, सिर्फ क्लाइंट के भरोसे पर मुझे करना है। कैसे करेंगे? जैसे 500 तक आए हैं और मेरे क्लाइंट ही वो करके देंगे। और मेरा एक ही सपना है कि मुझे बहुत सारे फैमिलीज को फिनेंशियल प्लानिंग सिखाना है, उनके दिमाग में डालना है कि आप भी सिक्योर हो सकते हो, आप भी रैट रेस से बाहर आ सकते हो, आपके भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप भी रिटायरमेंट के बाद बच्चों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, इतना आप कर सकते हो। उसमें जो जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे, जो नहीं जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि अभी भी हर साल अराउंड, मैंने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 500 नए क्लाइंट आए थे। अभी इस साल अभी तक ऑलमोस्ट 180 क्लाइंट आए हैं नए। तो टोटल क्लाइंटेल कितना है आपका? अभी ऑलमोस्ट 3000 क्लाइंट है। तो 3000 क्लाइंट से आप मतलब कैसे, कितने फ्रीक्वेंटली आप मिलते हो उनसे? एग्जिस्टिंग नहीं मिलते, तो फिर बिना मिले कैसे, मतलब एग्जिस्टिंग फोन पर ही। और मैं तो ट्रैवल नहीं हमें लाइक मिलने का मतलब आई मीन फिजिकल मीटिंग नहीं, लेकिन आप फोन पे मिलते, मतलब रेगुलर कितना कॉल होता है उनसे? कांटेक्ट कितना फ्रीक्वेंटली होता है? बहुत कम। ये भी और एक मिथ है, एमएफडी को लगता है कि हम नहीं मिलेंगे तो वो क्लाइंट टूट जाएगा। तो मेरे बिजनेस में पिंपरी चिंचवड़ पूना में 500 करोड़ में से सिर्फ 30% क्लाइंट है पीसीएमसी पूना के, 70% क्लाइंट आउट ऑफ पीसीएमसी पूना है, 70%। और उस 70% में से ऑलमोस्ट 99% क्लाइंट ने ना मुझे देखा है ना मैंने उनको देखा है। आज वर्ल्ड वाइड 12 से 15 कंट्रीज में मेरे क्लाइंट है। मैं वर्ल्ड मतलब कभी पुणे से बाहर मैं 2 रात नहीं रुक सकता, ये मेरा सबसे वीक पॉइंट है। तो ट्रैवल तो मैं नहीं करता। तो ओवरसीज क्लाइंट कैसे एक्वायर किया आपने? रेफरेंस से, यहाँ से कोई दुबई गया, कोई गल्फ गया, या कोई यूएस गया, यूके गया, तो वहाँ पर उसके फ्रेंड ने उसको बोला, फिर उसने किसी और को बोला, ऐसे वो स्प्रेड होते गया। और इंडिया में भी ऑलमोस्ट 18 से 20 स्टेट्स में क्लाइंट है, और महाराष्ट्र से बाहर मैं नहीं गया। तो लेकिन ये जैसे आप बोले ये मिथ है कि क्लाइंट टूट जाएंगे, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है ना कि वो क्लाइंट से आप अगर आप रेगुलर टच में रहेंगे तो वो और एडिशनल पैसा देंगे, ऐसा नहीं? वैसा भी नहीं है, क्योंकि मैं तो, मेरा सेल्स स्ट्रैटेजी ऐसा है कि 2 घंटे कॉल चलता है मेरा, चाहे फिजिकल मिले या फिर फ़ोन पर। फोन 2 आवर्स तक एक फोन कॉल तक चलता है, और मैं स्टार्ट ही करता हूँ कि क्यों करना है, फिर फैमिली स्ट्रक्चर कैसे है, इनकम। ये तो नए क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं आप? नए क्लाइंट्स। और एग्जिस्टिंग वालों से? एग्जिस्टिंग क्लाइंट से तो सिर्फ उनके पास चॉइस है, जब आपको जरूरत है मुझे फ़ोन करो, मेरे से फ़ोन नहीं आएगा। ये फर्स्ट कॉल में ही बोलता हूँ मैं। अच्छा। मैं आपको फ़ोन नहीं करने वाला। जब भी आपको जरूरत है 24/7 राम गायकवाड़ अवेलेबल है, लेकिन आपको फ़ोन करना पड़ेगा। ओके। मैं फर्स्ट मीटिंग में ही बोलता हूँ कि आपको अमीर बनना है, आपको आपके सपने पूरे करने हैं, मैं तो एक सिर्फ जरिया हूँ। तो आपको पैसे अमीर बनना है, आपको करोड़पति बनना है, आपके बच्चों का एजुकेशन आपको करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। मैं सिर्फ मार्ग दाता हूँ या मार्ग दिखाने वाला हूँ कि आपका इनकम बढ़ने के बाद आपका मुझे फ़ोन आना चाहिए कि राम मेरा इनकम बढ़ गया है, मेरा SIP बढ़ा दे। बट करते हैं लोग बाग ऐसे कॉल? करते हैं, इसलिए तो 500 हुआ ना। हाँ, तो आप वो बता रहे थे जैसे फर्स्ट कॉल जो आप करते 2 घंटे की, तो उसमें आप वो कैसे, डिटेल जरा बताइए उसका। उसमें सिर्फ फैमिली और अपना गोल्स क्या है यही है, और किसी भी आज तक मैंने किसी भी फर्स्ट कॉल में कोई भी डॉक्यूमेंट या चेक नहीं लिया। ओके। उसको बोलता हूँ आज हुआ, बस कोई पोर्टफोलियो नहीं दिखाता, क्योंकि कोई कुछ लेके ही नहीं जाता। जनरलाइज ही गप्पे मारते बैठे 2 घंटे तक, 1.5-2 घंटे। तो ये भी एक अनदर मिथ है कि अभी तो क्लाइंट हॉट है, थोड़ा मार दो, लेकिन आप बोलते हो उस दिन तो मैं लेना ही नहीं है, नेक्स्ट डे लेना है। तो और सामने बोलता भी हो कि मेरे बोल बच्चन में आके
आप अंडर इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर दोगे, हाँ। लेकिन वो ज़्यादा नहीं चलेगा। मेरे जाने के बाद 2 दिन आप सोचो, 8 दिन सोचो, उसके बाद मुझे फ़ोन करो। भाई आप एकदम ही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे समझूं इस चीज को। मतलब आप तो सारी चीजें मतलब एकदम बिल्कुल विपरीत है एकदम। क्योंकि क्या है ना, अंडर इन्फ्लुएंस आके स्टार्ट करना या वो डिसीजन लेना, वो इमीडिएट इंस्टेंट हो जाता है। लेकिन फिर आदमी को लगता है अरे मैं नहीं लिया होता तो अच्छा है। लेकिन वो अगर 3-4 दिन बाद अगर आपको बोल रहा है कि हाँ अभी हम SIP स्टार्ट कर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो सोच के आता है, वो अंडर इन्फ्लुएंस नहीं आता। हाँ मतलब वो एकदम दृढ़ संकल्प लेके आता है कि करना है अभी तो। और मैं लेके आता ही नहीं ना, क्योंकि मैं आज तक किसी क्लाइंट को मैंने बोला नहीं कि मैं आप पर डिपेंड हो। मैं क्लाइंट को क्या बोलता हूँ, वो एरोगेंसी होगी मेरी, लेकिन मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप नहीं तो और 100 करोड़ लोग हैं, उसमें से मुझे 200, 500, 1000 लोगों को सिर्फ जाके सिखाना है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मुझे सिर्फ बहुत सारे फैमिलीज को एजुकेट करते जाना है, सिर्फ एजुकेट करते जाना है, वो चाहे करे या ना करे, कम से कम उनकी गलतियां तो नहीं होगी। अभी वो सिखाने के चक्कर में धंधा आ जाता है। धंधे के लिए मैंने धंधा किया ही नहीं, मेरा धंधा बाय प्रोडक्ट है। तो इनडायरेक्टली आपको जो बचपन में जो प्रॉब्लम्स थी, आप चाह रहे हो कि ये दूसरे लोगों को ना आए और वही आपके लिए इनकम का जरिया बन गया है। एग्जाम्पल अगर देखें ना, तो स्लम में या मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चों के पास टैलेंट होता है, बिल्कुल। बहुत टैलेंट होता है, लेकिन पैसे नहीं होते। और वो पैसों के कारण अच्छा टैलेंट मर जाता है। वो किसी भी माँ बाप को ना सबसे बुरा एक्सपीरियंस है कि जब बच्चे के पास टैलेंट है और मैं कैपेबल नहीं हूँ फीस भरने के लिए, वो सबसे मतलब आँख में आंसू आ रहे हैं मेरे। आई कैन एग्री। वो सबसे बुरा दिन होता है। और दूसरा बुरा दिन होता है किसी फैमिलीज में कि बच्चों को पढ़ा लिखाया, पूरा पढ़ा लिखाया, बच्चे अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे बच्चे पेरेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं, और पेरेंट को उनके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है क्योंकि फिनेंशियल प्लानिंग नहीं है। पूरा पैसा बच्चों के एजुकेशन पर डाल दिया, खुद के रिटायरमेंट का सोचा ही नहीं, और वो बागबान जैसी जिंदगी या अवतार जैसी जिंदगी, वो पेरेंट के आंखों में जो आंसू आते हैं ना, वो सबसे बुरा दिन होता है। एक दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है वो, और एक दिन बच्चों को पढ़ाने के बाद भी अपने पास पैसा नहीं है, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो उनकी दुनिया में मशगूल है, और वो बूढ़े माँ बाप वेट कर रहे हैं पैसे का। या अगर उन्होंने वो बच्चे को पढ़ाया नहीं होता, खुद के लिए भी अगर सेव किए होते ना, तो भी आज आराम से जी रहे होते। सही, बिल्कुल। और ये दोनों चीज़ें जब भी मैं बोलता हूँ ना, मेरी तो आंखों में आंसू आते हैं या पानी आता है, क्लाइंट के भी दिमाग में आता है। सही। अभी कल ही 1-2 पुलिस आए थे, मेरे हस्बैंड वाइफ, दोनों का इनकम देख के उनको सीधा मैंने बोला कि जो आपकी लाइफस्टाइल है, ऐसा सोचो कि मेरे ऑफिस से उतरते समय हस्बैंड को अटैक आया और वो मर गया, तो सेम लाइफस्टाइल चलेगी क्या? वो लेडी पुलिस के हाथ में सीधा आंसू आ गए, बोले कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने बोला लेकिन हो सकता है ना। बिल्कुल। अगर दोनों के इनकम पर उतना अगर अय्याशी या आप एंजॉयमेंट कर रहे हो, अगर एक इनकम बंद हुआ तो क्या होगा? और ये मुझे लगता है सबने सोचना चाहिए कि अगर आपका एक इनकम खत्म हुआ और आप खत्म हुए, तो आपके डिपेंडेंट जितने भी है, माँ बाप है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनकी लाइफ आगे कंटिन्यू चलने वाली है या नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब आप स्लम में थे और इतने डिफ़िकल्टीज़ में थे, उस वक्त इनकम का बहुत डिफ़िकल्टीज़ था, टाइम, सारी चीज़ों के फाके थे, और अब आप जो लेवल पे पहुंच गए, फुल ऑफ इनकम है, सब कुछ है, तो क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? आज भी वही हूँ, और मरते दम तक 6000 करोड़ या 100 करोड़ का मेरा खुद का टारगेट है। एट द एज ऑफ 60 मेरा खुद का एसेट 100 करोड़ का होगा, और तब तक मैं मरूंगा नहीं। तो क्यों टारगेट है 100 करोड़ में जब आपको इतना इंटरेस्ट नहीं? फिर भी ऐसे ही रखना है। मेरे पास अगर भगवान ने या जो भी मेरा निर्माता है, मैं तो वैसे नास्तिक हूँ, किसी भगवान पर जिंदगी में भरोसा नहीं रखा। अपना नसीब, अपनी स्टोरी हम खुद लिख सकते हैं। वो भी फिर कोई बोलेगा कि ईगो या नास्तिक या कोई ट्रोल करेगा, लेकिन जब मुझे पैसा कमाने की आदत लगी है या मुझे वो स्किल आया है, तो मैं क्यों ना कमा के रखूँ। अभी वो उस पैसे में, मेरे इनकम में, मेरा आज भी बिजनेस रनिंग कॉस्ट हार्डली 3% है। ये सभी IFA के लिए या बिजनेस में MFD के लिए भी है, मेरा बिजनेस रनिंग कॉस्ट ओनली 3% है। मैंने आज तक कभी किसी क्लाइंट को गिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं करता मैं, ना दिवाली ना न्यू ईयर।
आज तक किसी क्लाइंट को खुद की जेब से खाना भी नहीं खिलाया और किसी क्लाइंट से खाना भी नहीं खाया। घर पर खाया है उनके, लेकिन होटल पार्टीज नो। तो आज भी मैं टू व्हीलर पर ही घूमता हूँ। मेरा पूरा गाड़ी से लेके अगर ड्रेस कोड भी, आज तो यहाँ बैठा हूँ कि कुछ अच्छे लोग देखने वाले हैं इसलिए, वरना टी शर्ट पर ही बैठता। और टी शर्ट का मेरा कॉस्ट क्या है, 500 रुपये, 1000-1200 रुपये की जीन्स, 500 रुपये का शूज़, या मैक्सिमम 1000 रुपये। अभी तो बनवा के लिया था मैंने। 2000 में मेरा पूरा बॉडी का डेली का हो जाता है। और मेरे कपड़े कम से कम 5-6 साल चलते हैं। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हंसते हैं कि कितने साल पुराना, क्योंकि सबको वही बोलता है। जब भी मैं कुछ पहनता हूँ बोलते हैं ना कब, तो मैं बोलता ये तो 8 साल पुराना है, 10 साल पुराना है। अभी ये ब्लेज़र, मेरे पास 2 ही ब्लेज़र है। ये ब्लेज़र 2010 में सेल में लिया था, आज भी वही चल रहा है। तो आपकी ये जो इमेज है, फंड मैनेजर से भी मिलते होंगे आप, तो उनके सामने कैसी इमेज है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? उनका भी वही है। अभी जैसे बहुत सारे फंड मैनेजर, जैसे स्वरूप मोहंती है या नीलेश शाह जी है, या और भी बहुत सारे ताहिर है। तो एक अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसी एक तो इमेज बनी है कि स्लम टू मिलेनियर, वो तो अभी फेमस हुआ है। लेकिन सब फंड मैनेजर को भी वही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जनरली, और सीधे क्वेश्चन ही आते हैं। तो कोई कोई आंसर देता है, कोई कोई नहीं देता, लेकिन हर कोई जानता है कि ये तो सीधा आदमी है, जो बोलेगा मुंह पर बोलेगा। और मेरे कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होते, कुछ नहीं होते, कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। तो मेन वही है कि आप नीयत, इंटीग्रिटी साफ रखो, नीयत अच्छी रखो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना अच्छा हो ही जाता है। और एक ही है कि जो स्कीम मैं अपने बच्चों के लिए, दोनों बेटियों के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट के लिए या फैमिली मेम्बर के लिए ले सकता हूँ या उसमें पैसा डाल सकता हूँ ना, वही स्कीम क्लाइंट को दी ना, तो कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ पोर्टफोलियो रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं वही खा रहा हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटियों के लिए तो मैंने रिव्यू करके नहीं ली स्कीम, क्योंकि वो तो स्कीम मैं 15 साल 20 साल तक टच नहीं करने के लिए किया है। अभी वो अल्फ़ा बीटा गामा चेंज हो जाएगा 6-8 महीने में, 1 साल बाद, तो मैं स्कीम तो नहीं चेंज करने वाला ना। तो जैसे अभी ये आप नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही है, और जो जिस हिसाब से इंडस्ट्री इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, तो अपने आप को कैसे अपडेट रखते हो? SIF जैसे नया कैटेगरी आया, तो क्लाइंट्स को आप मतलब पिच करते हैं नया प्रोडक्ट्स, और कैसे? नया प्रोडक्ट मैं बहुत लेट पिच करता हूँ। मैं ये MC भी बहुत लेट पिच करता हूँ, नया प्रोडक्ट भी बहुत लेट पिच करता हूँ। लेकिन हर एक में पहली जानकारी, जैसे PMS, मैंने PMS एग्ज़ाम आने के बाद एक बार फेल हुआ, दूसरी बार पास हुआ, तब नेगेटिव मार्केटिंग था। और 2010 टू 2012 तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम थे, CFA के, रिटायरमेंट, टैक्सेशन, वो सारे पेपर दिए थे, वो क्लियर हुए थे। अभी SIF 2 बार फेल हुआ मैं। बहुत टफ है। तब नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे लगा था मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि 83 मार्क मिले, सेकंड टाइम मुझे 87 मिले। लेकिन तब फिर से जिद पकड़ ली कि अगले 10 बार मैं फेल होऊंगा ना, 30,000 का बजट बाजू में रखा था फीस का। फीस का। फेल होऊंगा उसी दिन दूसरा डेट लूंगा, फेल होगा उसी दिन दूसरा डेट। थर्ड अटेम्प्ट में मैं पास हुआ, रजिस्टर भी कर दिया, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। अभी तक क्लाइंट को एक भी नहीं बेचा SIF। सिर्फ वाइफ का एक SIF में मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करके रखा है, और मेरा टारगेट है 2 साल बाद मैं वो प्रोडक्ट क्लाइंट को पिच करूंगा। जब उस पर क्या प्लस माइनस है, कैसे रन होता है, वो देखने के बाद मैं वो क्लाइंट को खुद टेस्ट करने के बाद ये करूंगा। 2 साल बहुत बड़ा पीरियड नहीं? मुझे नहीं लगता कुछ छूट जाएगा। ओके। लेकिन जब बेचूंगा तब कॉन्फिडेंस से बेचूंगा, डर के नहीं बेचूंगा, या कोई MC बोल रहा है इसलिए नहीं बेचूंगा, या कोई क्लाइंट मांग रहा है इसलिए नहीं बेचूंगा। टाइम लूंगा, एनालिसिस या जो भी उसका अप डाउन मार्केट में कैसे करता है वर्क। लेकिन पास होके तो मैं रखा है ना, रजिस्ट्रेशन भी करके रखा है, बेचना तो ईजी है। बिल्कुल। 500 करोड़ में या 1500 क्लाइंट है SIP वाले, उनमें से 50 लोगों से SIP लाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरा ही कॉन्फिडेंस नहीं ना उस पर अभी तक। राइट। तो आपको ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या लगता है? नए जो कोई अगर MFD बनना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका संदेश होगा? संदेश तो एक है कि ये गोल्ड माइन है। ये इंडस्ट्री अगर एक स्लम बॉय को आज
500 करोड़ का अगर अपने फील्ड वाले तो जानते हैं, ब्रोकरेज अगर देखा जाए बिल्कुल तो किसी सीईओ सीआईओ से भी ज़्यादा है। एक स्लम बॉय अगर मेहनत से यहाँ तक आ सकता है तो एजुकेटेड लोग या नए जो जनरेशन है उन्होंने तो इस फील्ड में आना ही चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सिर्फ हार्डवर्क, सच्चाई रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सामने वालों को बड़ा बनाओ, आप खुद बड़ा बन जाओगे। और 5 साल का मेहनत है। 5 साल के बाद आप जो भी पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो ना जॉब, उससे इक्वल या उससे ज़्यादा इनकम होगा, लेकिन उसके 5 साल बाद वो 3 गुना होगा। क्योंकि ये बिजनेस में पहले 5 साल गधा मजदूरी है। बिल्कुल आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी 5 साल। उसके बाद तो सिर्फ मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अभी आज मेरा जो भी इनकम है, मतलब लॉकडाउन में जो 100 करोड़ था, मैं 2019 में 100 करोड़ पर जो इनकम था आज 500 करोड़ हुआ। मतलब 5 साल में 5 गुना इनकम हुआ जी। अभी कोई भी एम्प्लॉई है वो कैलकुलेशन करके देख ले सही। कि 5 साल में उसकी सैलरी कितनी बढ़ी, चाहे सीईओ हो, सीआईओ हो या एमडी हो, 5 गुना नहीं सैलरी बढ़ी, बिल्कुल बहुत कम। और एक जनरलाइज देखा जाए तो 8-10% की ग्रोथ मिली, लेकिन यहाँ पर 5 टाइम्स बढ़ गया ना। मतलब 5,000 कमाने वाला आज करोड़ों में कमा रहा है। अब आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आपके कुछ सुझाव हैं, सजेशंस हैं जो एमपी को या रेगुलेटर को आपको लगता है कि ये करने से और इंडस्ट्री में लोग, नए लोग जुड़ेंगे और मतलब नेक्स्ट लेवल पे एयूएम बढ़ेगा लोगों का? एमपी या सेबी से सुझाव देने के लायक इतना तो बड़ा नहीं हूँ मैं, लेकिन रोड पर जो है वो दिखाना जाऊँ तो एक बैलेंस होना चाहिए कि रूल्स रेगुलेशन और बाकी कंप्लायंस वगैरह। हर कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता, बिल्कुल। तो कुछ तो लूज चाहिए वहाँ पर। ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट किया तो लोग आके डरेंगे और निकल जाएंगे, राइट। तो इंडस्ट्री इवॉल्व नहीं होगी। रॉन्ग प्रैक्टिसेस फिनेंस फील्ड में और मेडिकल फील्ड में होगी ही, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके तरीके और भी अलग है। मतलब शपथ लेके तो नहीं होता, वरना वो स्मोकिंग इंजरियस टू योर हेल्थ, वो देख के भी डॉक्टर भी स्मोक करता है ना। तो ये अंदर से चेंज आना चाहिए। और इस इंडस्ट्री में जो भी नए एमएफडी है या पुराने एमएफडी है, उनने तो सपने ऐसे देखने चाहिए कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में मेरा एयूएम डबल होना चाहिए। बिल्कुल। अगर नहीं हो रहा है तो गलती आपकी है, इंडस्ट्री की नहीं है और लोगों की भी नहीं है। आप काम नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका एयूएम 3 से 4 साल में डबल नहीं हो रहा है। वह सिनेरियो में 5 साल में डबल होना चाहिए। वह सिनेरियो अगर 5 साल में डबल नहीं हो रहा है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मतलब आप इस इंडस्ट्री के लायक नहीं हो। मैंने पहले जो बोला, गोल्ड माइन्स है। बिल्कुल। आपको कितना बटोरना है बटोर लो। एक मग लेके जाना है, बाल्टी लेके जाना है, या पूरा ट्रैक्टर टैंकर लेके जाना है। और मेरे जैसा आदमी तो वो पूरा पाइपलाइन ही बना लेगा। चलते रहो, पानी आने दो। मैं मतलब समय की सीमा नहीं होती तो मैं शायद आपसे और लंबी बातें करता। बहुत अच्छा लगा और सीरियसली आपकी स्टोरी एकदम यूनिक है। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद आज जो आपने मुकाम प्राप्त किया है, मतलब मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए, बहुत सारे लोग होंगे हिंदुस्तान में जो कि सेम जर्नी से गुजर रहे हैं आपकी, और उनके लिए आपने एक बहुत अच्छा दिखाया है कि रास्ता है बहुत बड़ा, लाइट इज़ आपके लिए वेट कर रहा है, और लगे रहो उस तरह से। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। आपको इस सीरीज़ के बारे में कुछ कहना है? नहीं, इस सीरीज में तो अट्रैक्टिव नेम है बिलियनियर कोड जी। और आपका प्रैक्टिस और पूरे ही निर्मल बंग सिक्योरिटीज, और उसमें से जो आपके लिटरेचर में काम कर रहे हो, एजुकेशन, क्लाइंट एजुकेशन में काम कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो काम कर रहे हो, जो मैगजीन आप निकाल लेते हो, तो वो तो एक एजुकेशन बेस पर टिका हुआ इंस्टीट्यूट है। और बिलियनियर कोड जो है, ये तो नाम ही अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि मेरा भी सपना है कि स्लम टू मिलेनियर बुक तो लिखा है जी। अब स्लम टू बिलियनियर लिखने की मैं प्रयास करूँगा, और जिस दिन बिलियनियर बनूंगा उसी दिन पहला सेंटेंस वही होगा, बिलियनियर कोड। बहुत बढ़िया।
हमारी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने यहाँ बुलाया। थैंक यू।